वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल एनसीसी फैन क्लब को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस लेक्चर में क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और आईआईटी जेईई नीट के इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखें, और इसमें मैंने आपके लिए 30 से भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के विमाओं को निकालने के तरीक़ों को बताया हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखें, अंत तक देखें वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस को। हिंदी में इसे मात्रक एवं विमा कहते हैं। ठीक है, समझते हैं ये विमा क्या होता है। देखिए बाबू, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई भौतिक राशि, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक भौतिक राशि है दूरी। क्या है आपके पास? एक भौतिक राशि है दूरी। तो दूरी का जो विमा होगा बाबू, उसे हम लोग एल लेते हैं। क्या लेते हैं? कैपिटल एल, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो एल की यहाँ पर घात हो गई 1। कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पर दूरी का जो विमा हुआ वो एल की घात 1 हो गई। कितनी हुई? 1 हो गई। यानी कि क्या लिखा हुआ है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघातें होती है। यानी कि दूरी हमारा एक भौतिक राशि है। ठीक है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी कि इसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो दूरी का जो विमा होता है बाबू, वो होता है एल की घात 1, और दूरी का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो यहाँ मीटर की घात क्या हो गई? 1 हो गई। तो यही हमारा क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, वही हमारा उस भौतिक राशि का विमा कहलाता है। चलिए बाबू, अब देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो बीमा है उनके बारे में, है ना। और उन्हीं सब जो इम्पोर्टेंट बीमा है, 7 हमारे पास इम्पोर्टेंट बीमाएँ होती है, 7 मूल भौतिक राशियों की बीमाएँ होती है। उसी मूल भौतिक राशियों की बीमाओं को यूज करके हम लोग उपयोग करके विभिन्न बीमाओं को निकालते हैं। चलिए दोस्तों, आगे के स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन इम्पोर्टेंट 7 मूल भौतिक बीमाएँ हैं हमारे पास। भौतिक राशि की जो बीमाएँ होती है उसको व्यक्त करते हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर करते हैं बाबू? बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी भौतिक राशियों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हमारे पास 7 इम्पोर्टेंट भौतिक राशि दी गई है। जैसे हमारे पास पहला है बाबू लंबाई। अगर कोई बोल दे लंबाई का बीमा क्या होगा, तो लंबाई को बाबू हम लोग लिखते हैं, अगर इंग्लिश में बोले लंबाई को तो लेंथ लिखते हैं, और लेंथ का पहला लेटर एल होता है, और उस एल में से कैपिटल एल को ले लिया जाए तो हमारा लंबाई का बीमा बन जाता है। क्या बनता है? बीमा बन जाता है। और उसको शर्त ये है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। द्रव्यमान के बोले तो द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, और मास का पहला लेटर एम है, उसका कैपिटल एम ले ले और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हमारा द्रव्यमान का बीमा हो जाता है। ठीक है, अगर इस समय है तो समय को हम लोग लिखते हैं टाइम, और टाइम का पहला लेटर है हमारे पास टी, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें इसको कैपिटल टी को, तो ये समय का बीमा बन जाता है। विद्युत धारा को हम लोग नापते हैं बाबू एम्पियर में। किस में नापते हैं? एम्पियर में। और एम्पियर का पहला लेटर ए है, तो ए को बड़ी ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल ए को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हमारा विद्युत धारा का बीमा हो जाता है। यदि हम लोग ताप की बात करें तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन का पहला लेटर के होता है। इसमें कैपिटल के को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हमारा जो के हमारा ताप का बीमा होता है। ठीक है, स्रोत की ज्योति तीव्रता की बात करें तो स्रोत की ज्योति तीव्रता को हम लोग बाबू कैंडेला में एसआई मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को सीडी में शॉर्ट में लिखा जाता है, और सीडी को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हमारा
बीमा बन जाता है ज्योति तीव्रता का। अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक होती है मोल, इस मोल को MOL को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये पदार्थ की मात्रा का बीमा बन जाता है। तो कुछ ये 7 इंपॉर्टेंट हमारे पास भौतिक राशियों की बीमाएं हैं। इन्हीं 7 भौतिक राशियों की बीमाओं से हम लोग मैक्सिमम जो है सो भौतिक राशियों की बीमाओं को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास बाबू 3, लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्या जरूरत है बाबू? लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैक्सिमम जो हम लोग भौतिक राशियों की बीमाओं को कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, वो MLT के रूप में चलता है। M मीन्स द्रव्यमान, L मीन्स लंबाई और समय मीन्स और T मीन्स समय। T मतलब क्या हो गया? समय। यानी MLT के रूप में हमारा किसी भी भौतिक राशियों की बीमाएं चलेंगी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं बाबू। 30 से भी ज़्यादा मैंने इसमें भौतिक राशियों की बीमाओं को बताया है। चलिए हम लोग एक एक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। बीमाओं को पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है टर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके भौतिक राशियों का बीमाओं को निकालने के लिए सीखेंगे सबसे आसान तरीके से। तो आप लोग देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म हैं बीमा से संबंधित। पहला है बाबू आपके पास बीमीय सूत्र। क्या है? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है तो इसको देखते हैं। ये है बाबू वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि किसी भौतिक राशि की मात्रक में कौन सी मूल भौतिक राशि और उसकी कौन सी घात काम में आई है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया है, मान लो कि हमने द्रव्यमान को ले लिया। क्या ले लिया? द्रव्यमान को ले लिया, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है बाबू, अभी आपको मैं बताया हूँ कि कैपिटल M होता है। क्या होता है? कैपिटल M होता है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा द्रव्यमान का कि द्रव्यमान जो है हमारा मूल भौतिक राशि है और इसका बीमा कैपिटल M होता है। और यहाँ से ये पता कर सकते हो आप कि इसकी पावर कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो कोई भी हमारे पास कोई भी भौतिक राशि की बीमाएँ दी होगी और उस बीमाओं को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मूल मात्रक यूज हुए हैं, कि द्रव्यमान यूज हुआ है, कि हमारा लंबाई यूज हुआ है, कि टाइम यूज हुआ है। अगर ये तीनों यूज हुआ है, या तो 2 यूज हुआ है या 1 यूज हुआ है, तो उसकी कितनी बीमाएं हैं ये हम पता कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बीमीय सूत्र। क्या होता है बाबू? वह व्यंजक जो ये प्रदर्शित करे कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में कौन सी मूलभूत राशि और कौन सी उसकी घाते काम में आई है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बीमीय सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बीमीय समीकरण। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास? बीमीय समीकरण। ये क्या होता है देखते हैं। तो भौतिक राशि के संकेत के बराबर बीमीय सूत्र को लिखने पर प्राप्त समीकरण ही बीमीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है? भौतिक राशि के संकेत के बराबर बीमीय सूत्र को लिखने पर प्राप्त समीकरण ही बीमीय समीकरण कहलाता है। इसको समझते हैं बाबू। देखिए, मान लीजिए आपके पास बल भौतिक राशि है। क्या है? बल भौतिक राशि है, ठीक है। और बल का जो बीमीय सूत्र होता है बाबू, वो होता है ML T - 2। ML T - 2 होता है, ठीक है। और बल का अगर हम लोग संकेत बोलें तो बल को आप लोग किससे सूचित करते हो? बल को आप लोग कैपिटल F से सूचित करते हो। किससे सूचित करते हो? कैपिटल F से। तो इस कैपिटल F को भौतिक राशि के बीमाओं के बराबर यानी कि ML T - 2 के बराबर लिख दें, तो ये जो यहाँ सिस्टम प्राप्त हो रहा है आपको, ये जो प्राप्त हो रहा है इतना सारा, यही हमारा कहलाता है बीमीय समीकरण। यानी किसी भी भौतिक राशि के संकेत के बराबर उसके बीमाओं को लिख दिया जाए तो प्राप्त समीकरण ही हमारा बीमीय समीकरण कहलाता है। यहाँ तक तो बाबू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बाबू देखते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट कि समानता का सिद्धांत क्या है ना। समानता का सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, समानता का सिद्धांत क्या कहते हैं बाबू कि मान लीजिए ये है ना, आपके पास बराबर का चिन्ह है और इधर भी कोई भौतिक राशि का बीमा को लिखा हुआ है और इधर भी किसी भौतिक राशि के बीमा को लिखा हुआ है। तो जब बराबर के दोनों ओर लिखे भौतिक राशि की बीमाएं अगर यदि समान है
तो हम बोलेंगे कि वे दोनों भौतिक राशि भी आपस में समान होंगे। क्या होंगे बाबू? समान होंगे। यानी यही लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार बराबर के दोनों ओर लिखे भौतिक राशियों की विमाएँ समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अगर समान है तब हम बोलेंगे, अगर यदि बराबर के इधर लिखे दोनों भौतिक राशियों की विमाएँ समान है तो हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों भौतिक राशि लिखी हुई है वे दोनों भी आपस में समान होंगे। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत यहाँ पर इतना ही जानकारी देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। अब है बीमा निकालने का आसान तरीका। बाबू गौर से देखते रहिए और समझते रहिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और आपको पूरा आसान लगेगा, एकदम बहुत ही आसान लगेगा। चलिए बाबू देखिए गौर से। पहला है हमारा सबसे, हम लोग एकदम पूरा जीरो लेवल से चल रहे हैं और हीरो लेवल यानी पूरा एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे निकालते निकालते। ठीक है, देखिए पहला है आपके पास क्षेत्रफल। पहला क्या है? क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको बाबू एक बात ध्यान रखना है कि लंबाई बोले, चौड़ाई बोले, ऊंचाई बोले, विस्थापन बोले, दूरी बोले, सबका जो बीमा है वो कैपिटल एल होता है। क्या होता है? कैपिटल एल होता है। अभी हमने देखा था, है ना, पीछे स्लाइड में हमने देखा था कि लंबाई की जो बीमा होती है क्या होती है? एल होती है। और हमने अभी क्या नोट पॉइंट बताया आपको? लंबाई बोले, दूरी बोले, चौड़ाई बोले, ऊंचाई बोले, विस्थापन बोले, सबका बीमा एल लेना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का बीमा भी एल, और आपको पता है हमने बताया है कि बीमा को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है गुना में। फिर चौड़ाई का भी बीमा क्या? एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एल गुना एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का जो बीमा निकल के आएगा बाबू आपके पास वो होगा एल स्क्वायर। क्या होगा? एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयतन का। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का बीमा भी एल और चौड़ाई का बीमा भी एल और ऊंचाई का बीमा भी एल। ठीक है, सब गुना में। तो एल गुना एल कितना हो जाएगा बाबू हमारा? एल क्यूब, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो कोई बोल दिया आपको कि आयतन की बीमा क्या होगी, तो आपको बताना है आयतन की बीमा एल क्यूब होगा। क्या होगा? एल की घात 3 होगा। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होगा? तो एल स्क्वायर होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब है नेक्स्ट में आपका है चाल। देखिए बाबू चाल क्या होता है? चाल बराबर आप पढ़ चुके हो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय। और अभी मैंने आपको बताया कि दूरी का बीमा होता है एल और समय का बीमा होता है टी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एल, और टी की घात नीचे में कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। और आपको पता होगा कि घात जो है ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर आए उसका चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे में टी की घात है 1, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो आपसे अगर आज के बाद से कोई पूछे कि चाल का बीमा क्या होगा तो आपको बताना है LT-1। ठीक है, अब हम समझते हैं वेग का क्या होता है। तो वेग बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है बाबू, विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का बीमा तो एल हो जाएगा हमारा, और समय का बीमा हो जाएगा टी। ठीक है, फिर ये टी की घात कुछ नहीं ऊपर जाएगा तो बन जाएगा LT-1। और यहाँ से आपको पता चल गया कि वेग का भी बीमा, चाल का जो बीमा होता है वही होता है। और क्या होता है? LT-1। यानी कि चाल और वेग का जो बीमा है वो समान होता है LT-1। लेकिन मात्रक की बात करें तो मात्रक भी आपको समान ही मिलेगा। दूरी को एसआई मात्रक, दूरी की एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। और वेग का भी बोले तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो ये भी मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि चाल और वेग दो ऐसी भौतिक राशि हैं जिसकी बीमाएँ भी समान होती है और मात्रक भी समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब नेक्स्ट है आपके पास त्वरण, है ना। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में समय होता है। क्या होता है बाबू? वेग में परिवर्तन। और वेग का अभी आपको मैंने बीमा निकाल के बता चुका हूँ। वेग का बीमा क्या होता है? LT-1। क्या होता है? LT-1। अब बट्टे में क्या है? समय है, तो समय का बीमा होता है T। अब T की घात कुछ नहीं नीचे में, तो 1 हो सकता है, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। यानी कि LT-2। एक T- पहले से 1 है और ये T-1 और ऊपर बन जाएगा तो T-2 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं त्वरण का जो बीमा होगा वो LT-2 होगा। कितना होगा? LT-2 होगा। अब हम बात करते हैं ना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना
त्वरण। तो द्रव्यमान का हम जानते हैं बाबू बीमा क्या होता है, कैपिटल M, ठीक है। और गुना में क्या है, त्वरण, त्वरण का भी निकाल चुका हूँ, क्या होता है, यही होता है LT-2, LT-2, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर बल का जो बीमा आएगा MLT-2। नेक्स्ट है आपके पास कार्य। कार्य बराबर आप पढ़ चुके हो, बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है बाबू, बल गुना विस्थापन। और बल का हमने अभी बीमा निकाल चुका है, बल का बीमा होता है आपके पास MLT-2, ठीक है। और विस्थापन का बीमा आप पढ़ चुके हो, L होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बीमा बन के आएगा कार्य का वो आएगा M, देखिए बाबू, एक L यहाँ पर, एक L यहाँ पर, तो 2L हो गया, L² हो जाएगा और ये हो जाएगा T-2। कार्य का बीमा क्या होगा तो आपको बताना है ML² T-2। ऊर्जा का बीमा, तो ऊर्जा बहुत प्रकार के होते हैं बाबू, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ पर एक हमने सिंपल एक ऊर्जा लिया है, ठीक है, एक सिंपल ऊर्जा का लिया है जो गतिज ऊर्जा है आपके पास। क्या है गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, यानी कि हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv, m बोलते हैं द्रव्यमान को और v बोलते हैं वेग को। तो यहाँ से हम अगर ऊर्जा का बीमा निकालना चाहें तो देखिए बाबू, निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का बीमा तो हमारा m होता है और कोई भी कांस्टेंट है, नियतांक, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। वेग का बीमा अभी हमने पढ़ चुका है, क्या होता है, LT-1। क्या होता है बाबू, LT-1। अब देखिए वेग का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर दीजिए तो आपको यहाँ से m, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो L की घात अंदर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ L² हो जाएगा, ठीक है, और t की घात -1 है, अब गुना करेंगे 2 से T-2 हो जाएगा, ना हो जाएगा T-2। तो यहाँ से हमारा का जो बीमा निकला है वो आया है ML² T-2। हम यहाँ देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि कार्य का बीमा भी यही आया था, ML² T-2। कितना आया है, ML² T-2। और ऊर्जा का बीमा यही आया है, ML² T-2। तो किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो उसकी जो बीमा होगी वो कार्य के बीमा के समान होगी, और कितनी होगी, तो ML² T-2 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कि G से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं बाबू आपके पास दो पिंड है, दोनों पिंड का द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान है M1 और एक पिंड का द्रव्यमान है M2, और इनके बीच की दूरी r है बाबू। तो आपको पता होगा F बराबर, फार्मूला जो होता है दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वो होता है F बराबर G इंटू M1 M2 अब बटे में r², ठीक है। यहाँ से अगर यदि हम लोग कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा r² है इधर आके गुना में हो जाएगा, और M1 M2 जो है वो नीचे आके भाग में हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, G = F गुना r² बट्टे में M गुना इंटू M2, ये G बनेगा बाबू। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला ये बन के आएगा। अगर यदि हम नियतांक का हमको फॉर्मूला प्राप्त हो गया तो हम यहाँ से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। देखिए बाबू क्या क्या है निकालने के लिए, तो G का बीमा कैसे निकालें, F गुना r²। F हमारा बल है और बल का हमने बीमा निकाल चुका है, होता है MLT-2, ठीक है, MLT-2। अब गुना में क्या लिखा हुआ है, r², यानी ये दूरी है और दूरी का बीमा होता है L, और चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा में क्या लिखा हुआ, M1 M2, M है द्रव्यमान तो इसका बीमा M हो जाएगा, ठीक है, और M2 भी द्रव्यमान, इसका भी बीमा M हो जाएगा, यानी 2 M हो जाएंगे, यहाँ M² लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ऊपर में 1 M है और नीचे में 2 M है, ये 2 M ऊपर जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 M माइनस में, तो हो जाएगा -M की घात -1। उसके बाद L है यहाँ पर और यहाँ पर L² है, ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो हो जाएंगे L3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है T-2 और T का कोई और अन्य टर्म नहीं है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा T-2। तो आपको पता चल गया बाबू, जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा आएगा बाबू वो बन के आएगा आपके पास M-1 L3 T-2। कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा कितनी होती है, तो आपको याद रहना चाहिए कितनी होती है, M-1 L3 T-2। नेक्स्ट है आपके पास अब
वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो की विमा कितनी होगी। तो इसको भी समझते हैं बाबू। पहले मान लेते हैं आपके पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल या कूलॉम बल होता है F बराबर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यदि हमको एप्सिलॉन नॉट यानी वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता का मान निकालना हो तो इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे f की जगह पर कर दें और f को इसकी जगह पर कर दें तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 1/4 पाई इंटू एफ और गुना में Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जो कि इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। Q2 ऊपर में गुना में है, ठीक है, अब बट्टे में भाग में 4 पाई इंटू एफ, 4 पाई इंटू एफ क्या है ये पाई है बाबू, 4 पाई इंटू एफ। देखिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एफ बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो इसको यहाँ पर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कर दिया हमने, उसके बाद इसको कर दीजिए इसके जगह पर। तो देखिए यहाँ पर किया हुआ है ना, 4 पाई की जगह पर क्या है हमारा 4 पाई अब इंटू में f, तो 4 पाई देखिए इंटू में f है और ऊपर में क्या है Q1 Q2, तो देखिए ऊपर में क्या है Q1 Q2 और ये इसका ये जो लाइन है इसका मतलब भाग है, तो ये नीचे में आ गया। जैसे नीचे में यहाँ पर 4 पाई f है, 4 पाई क्या है f है, तो यहाँ क्या हो गया Q1 Q2 भाग में 4 पाई इंटू f। अब इसका हम लोग विमा निकालना चाहते हैं तो आसान है, Q1 और Q2 है तो Q का जो विमा होता है बाबू, देखिए आवेश का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I हो गया हमारा विद्युत धारा और T हो गया हमारा समय। तो हमने आपको बता चुका है कि I का जो बीमा होता है यानी विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो कैपिटल A और T का यानी समय का जो बीमा होता है वो कैपिटल T, यानी कि आवेश का जो बीमा हो गया वो हो गया हमारा AT। क्या हो गया AT। तो यहाँ से हम लोग देखिए Q1 Q2 दो आवेश है, तो एक आवेश का बीमा AT और दूसरा आवेश का बीमा भी AT, तो ये AT गुना AT यानी A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो यहाँ पर हम Q1 इंटू Q2 की जगह पर लिख सकते हैं A स्क्वायर और T स्क्वायर। एक आवेश का बीमा AT, दूसरे आवेश का भी बीमा AT और गुना करेंगे AT गुना AT तो हो जाएगा A स्क्वायर गुना T स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे में इसका क्या है वो 4 पाई है, तो 4 पाई ये हो गया हमारा संख्यात्मक मान, इसका कोई भी मान नहीं होगा और गुना में F है यहाँ पर, तो F जो है वो बल है और बल का बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं, बल का बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं होता है ML T-2। कितना होता है बाबू ML T-2। ठीक है, बल का बीमा हम होती है ML T-2। ठीक है, ऊपर में है बाबू आपके पास, ऊपर में है आपके पास बाबू A स्क्वायर T स्क्वायर, अब बट्टा में नीचे में है ML T-2। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, M है नीचे में इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा M-1। ठीक है, और L ऊपर में है ही नहीं, इसकी घात यहाँ पर 1 है तो ये भी ऊपर जाके बन जाएगा -1। ठीक है, और T-2 है नीचे में, ऊपर में जाएगा प्लस में बन जाएगा और T स्क्वायर पहले से प्लस में है और ये फिर से ऊपर नीचे से जाएगा T स्क्वायर बन के तो हो जाएगा T की घात 4। कितनी हो जाएगा T की घात 4। ठीक है, उसके बाद A स्क्वायर है साथ में गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट का बीमा यानी वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा आया है बाबू वो है M-1 L-1 T की घात 4 A स्क्वायर। कितनी है M-1 L-1 T की घात 4 और A स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू आपके पास रेखीय संवेग। क्या है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बोले या सिंपली संवेग बोले तो आप जानते हो संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो रेखीय संवेग का बीमा निकालना चाहें तो हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का बीमा तो कैपिटल M हो गया और गुना में वेग का बीमा हम जानते हैं LT-1 होता है। कितना होता है LT-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा MLT-1 किसकी बीमा हो जाएगी रेखीय संवेग की बीमा हो जाएगी MLT-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में आवेग। क्या है बाबू आवेग, तो आवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण और द्रव्यमान का बीमा हो गया हमारे पास कैपिटल M और गुना में
त्वरण का बीमा हो गया हमारे पास, पढ़ चुके हैं LT-2 कितना होता है LT-2। इसको एक साथ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा MLT-2। तो आवेग का बीमा जो हो गया वो हो गया हमका MLT-2। कितनी हो गई MLT-2। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास बाबू बल आघूर्ण। क्या है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी, और बल का हमने बीमा पढ़ चुका है। बल का बीमा होता है MLT-2। कितनी होती है MLT-2, अब गुना दूरी है, दूरी का बीमा होता है L। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर बल आघूर्ण का बीमा हो जाएगा ML²T-2। देखिए क्यों हुआ, M है, कहीं पर M नहीं है तो एक M हो गया। ठीक है, M की घात 1, L यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 2L हो गया, L² हो गया, T-2 और कहीं नहीं है T-2। तो जो आपका बल आघूर्ण का बीमा है वो हो गया M1L²T-2, M1L²T-2। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू दाब का। किसका है दाब का। तो दाब बराबर होता है बाबू बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा हम पढ़ चुके बाबू MLT-2, और क्षेत्रफल तो सबसे फर्स्ट में जो बीमा पढ़ा था बाबू हमने क्षेत्रफल का ही बताया था आपको। और क्या होता है L² होता है क्षेत्रफल का, L² से इसको भाग करेंगे तो क्या बन के आएगा बाबू, गौर से देखिए। ठीक है, क्या बन के आएगा गौर से देखिए, M हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में एक L है और नीचे में L² है, तो नीचे वाला L² ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा तो बन जाएगा आपका M-1, और T-2 इसमें साथ में गुना में है, नीचे में कहीं नहीं है तो ये T-2 साथ में रह जाएगा और M की घात 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो दाब का बीमा होगा वो होगा M1L-1 T-2, या तो सीधा इसको बोल सकते हो ML-1 T-2, ML-1 T-2। ये हो गया हमारा दाब का बीमा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू, आपका है प्रतिबल। देखिए बाबू, अगर यदि आप फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको बीमा को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आसानी से बड़े भी भौतिक राशियों की बीमाओं को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मेन 7 मूल भौतिक राशियों की बीमाएँ हैं वो आपको याद रखना है, जो कि मैंने फर्स्ट में बताया था आपको। ठीक है, उसको याद रखना है, और उससे संबंधित कुछ टर्म को बताया वो भी याद रखना है एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आसानी से आपका बीमा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू, आपका है बीमा प्रतिबल। क्या है प्रतिबल। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि ये दाब के जैसा ही है। तो दाब का जो बीमा होगा वही हमारा प्रतिबल का भी बीमा होगा। निकाल के भी देख लेते हैं कैसे। बल है बाबू, तो हमने पढ़ा है MLT-2, और क्षेत्रफल L² हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा हमारा M और 1 L ऊपर में 2 L नीचे, तो ऊपर वाला जाएगा माइनस में बन जाएगा, बनेगा हमारा L-1। ठीक है, और हो जाएगा ये T-2, यानी कि यहाँ पर देखिए बाबू आपका प्रतिबल का बीमा ML-1 T-2 आया, और बल दाब का जो बीमा होता है वो भी होता है ML-1 T-2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, और प्रतिबल को सिग्मा से और विकृति को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। तो प्रतिबल का हमने अभी बीमा देख चुका है बाबू। इसका बीमा होता है हमारे पास ML-1 T-2। ठीक है, और विकृति की आपके पास कोई बीमा नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा होगा वो बीमा ML-1 और T-2 होगा। प्रत्यास्थता गुणांक का भी बीमा ML-1 T-2 ही होगा, और प्रतिबल का बीमा ML-1 T-2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिटी पृष्ठ तनाव का, और बल का हमने बीमा देख चुका है। इसका होता है ML-T-2, और लंबाई है बटे में लंबाई है, तो लंबाई का होता है L। यहाँ L से L कट जाएगा, तो आपके पास पृष्ठ तनाव का जो बीमा आएगा वो होगा L की घात कुछ नहीं, कट गया तो 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या पर 0 या किसी भी क्वांटिटी पर 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ साथ में क्या है T-2। कितना है T-2। हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का जो बीमा बन के आएगा वो होगा ML0 T-2, ML0 T-2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है बाबू आपके पास पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा का
फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। और ऊर्जा का हमने विमान निकाल चुका है, क्या होता है? mL² T-2। और क्षेत्रफल का होता है L²। क्या होता है? L²। तो L² से L² कट जाएगा, यहाँ से आपके पास विमा बन के आएगा, वो है mL0 और T-2। ठीक है, तो पृष्ठ ऊर्जा का विमा आपके पास बन के आ गया। क्या होता है? mL0 T-2। नेक्स्ट आपके पास कोणीय त्वरण। क्या है? कोणीय त्वरण। ठीक है, तो कोणीय त्वरण का हम लोग विमा निकालने से पहले समझते हैं कि कोणीय वेग का विमा क्या होगा। ठीक है, पहले देखते हैं कोणीय वेग का विमा क्या होगा। ठीक है, देखिए कोणीय वेग का, इसको समझने से पहले इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वृत्ताकार पथ है और ये इसका केंद्र है, और यहाँ से कोई कण जो है सो चलना चालू किया और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो इसको और इसको मिला दें तो इसके बीच में जो हमारा विस्थापन हुआ, ये कोणीय विस्थापन हुआ, इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगा, तो हम बोल सकते हैं कोणीय जो वेग होगा, कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं, तो ओमेगा बराबर हो गया थीटा बटे टी। कितना हो गया? थीटा बटे टी। और थीटा हमारा चूँकि एंगल है, इसको नापते हैं हम लोग रेडियन। किस में नापते हैं? रेडियन में। इसका कोई बीमा नहीं होता है, और ये टी हमारा समय है, तो समय का बीमा हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। और चूँकि ये नीचे में ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कोणीय वेग का जो बीमा है वो कितना है? T-1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उनको अल्फा से सूचित करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोणीय वेग का बीमा होता है T-1, और नीचे में कितना है? नीचे में हमारा समय यानी कि t है, और ये फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-2। कितना आ जाएगा बाबू? T-2। ठीक है, तो आज से कोई बोले आपको कि तो कोणीय त्वरण का जो बीमा बन के आया बाबू, वो आया है T-2। ठीक है, कहीं कहीं यही आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा m0 L0 T-2, क्योंकि m0 का मतलब एक हो गया, L0 का भी मतलब एक हो गया, तो केवल और केवल क्या है इसमें? T-2 है। तो कोणीय त्वरण का बीमा हो गया T-2। अब नेक्स्ट है आपके पास बल नियतांक। क्या है? बल नियतांक। बल नियतांक का फॉर्मूला होता है बल बटा दूरी। क्या होता है? बल बटा दूरी। और बल का हमने बीमा निकाल चुका है, होता है mL T-2। कितना होता है? mL T-2। और दूरी है, दूरी का बीमा L है, L से L कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से केवल और केवल m और T-2। कितना बचेगा? m और T-2। तो आपको बल नियतांक का कोई पूछे कि बीमा कितना होगा, तो आप कह सकते हैं m T-2, या तो फिर m⁻1 L0 T-2, या तो डायरेक्ट m T-2 बल नियतांक का बीमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है आपके पास अगला कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का आपको मैं बीमा निकाल के बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं, और ये होता है कोण है यानी थीटा बटे में समय। क्या होता है? थीटा बटे समय। तो थीटा जो है कोण है, कोण का बीमा नहीं होता है, कोण एक संख्यात्मक मान है, और टी है समय, तो समय का जो बीमा होता है वो होता है कैपिटल टी। तो यहाँ से कोणीय वेग का यदि हम लोग मात्रक निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा को हम लोग नापेंगे रेडियन में, और समय को नापेंगे सेकेंड में। तो यहाँ से कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा बाबू? रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर बीमा की बात करें तो बीमा, चूँकि थीटा है कोण, और कोण का कोई बीमा नहीं होता है ना, और टी है समय, समय का बीमा होता है कैपिटल टी। और चूँकि ये 1/t के रूप में यानी थीटा बटे टी है, तो थीटा का कोई बीमा नहीं, केवल समय का बीमा होगा कैपिटल टी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओमेगा का जो बीमा आएगा t⁻1 है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-1। तो यहाँ से कोणीय वेग का बीमा आ गया आपके पास बाबू T-1। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेग प्रवणता। क्या है? वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बटा दूरी, और वेग का हमने बीमा निकाल चुका है। क्या होता है? L-1। अब बटे में क्या है? दूरी। दूरी का बीमा होता है L, तो L से L कट जाएगा, तो वेग प्रवणता का जो बीमा है वो निकल कर आ गया बाबू आपके पास T-1। कितना आया? T-1। नेक्स्ट है बाबू आपके पास कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग।
कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है रेखीय संवेग गुना दूरी। क्या होता है? रेखीय संवेग गुना दूरी। और रेखीय संवेग हम लोग जानते हैं होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का विमा हो जाएगा हमारे पास m और वेग का हो जाएगा LT-1। तो यहाँ से रेखीय संवेग का हमारे पास विमा आया बाबू mLT-1। ठीक है। उसके बाद दूरी है गुना में साथ में, तो दूरी का विमा होता है L। ठीक है। तो यहाँ से हम कोणीय संवेग का विमा कह सकते हैं होगा m। ठीक है। एक L इधर तो 2L हो जाएगा, यानी L² और T-1। ठीक है। तो कोणीय संवेग का विमा आपके पास बन के आया है mL² T-1। कितना आया? mL² T-1। ठीक है। कोणीय संवेग का विमा mL² T-1। नेक्स्ट है बाबू आपके पास प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। तो प्लांक का फॉर्मूला होता है ऊर्जा गुना समय। क्या होता है? ऊर्जा गुना समय। और ऊर्जा का हमने विमा निकाल चुका है, पता है हमें, होता है mL² T-2। ठीक है। अब गुना में क्या है? समय का विमा होता है T। ठीक है। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास विमा बन के आएगा m। ठीक है। L² कहीं नहीं है तो L² हो जाएगा। उसके बाद है T-2 और गुना में है T, बन जाएगा T-1। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट है बाबू आपके पास आवृत्ति। क्या है? 25 नंबर में है आपके पास आवृत्ति बराबर होता है फॉर्मूला 1/समय, या तो हम इसी को बोल सकते हैं 1/आवर्तकाल। तो इसका विमा हो जाएगा 1/T। यहाँ से हम बोल सकते हैं आवृत्ति की विमा हो गई T⁻⁻1। कितनी हो गई? T⁻⁻1। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू आपके पास जड़त्व आघूर्ण। 26 नंबर में है जड़त्व आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का विमा हो गया हमारे पास कैपिटल M और दूरी का विमा होता है L। और चूँकि दूरी का स्क्वायर है तो L² हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का विमा हो जाएगा mL²। कितनी हो जाएगी? mL²। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपके पास बोल्ट्जमान नियतांक। 27 नंबर में है बोल्ट्जमान नियतांक। इसका होता है फॉर्मूला ऊर्जा बटे तापमान। तो ऊर्जा का विमा हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है mL² T-2। ठीक है। और तापमान का पढ़ चुके बाबू, क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? तापमान का विमा होता है केल्विन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका बोल्ट्जमान नियतांक का जो आपके पास विमा बन के आएगा वो होगा m। ठीक है। L² T-2 और ये k की घात कुछ नहीं है, एक है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा K-1। कितना हो जाएगा? यानी कि कोई बोले आपसे बोल्ट्जमान नियतांक का विमा क्या होगा, बोलना है mL² T-2 K-1। क्या होगा? mL² T-2 K-1। बोल्ट्जमान नियतांक का विमा mL² T-2 K-1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाबू ऊष्माधारिता। क्या है? ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे में ताप। तो कोई भी ऊर्जा बोले तो हमने बताया ऊर्जा का विमा होता है mL² T-2। ठीक है। और ताप का विमा हो जाएगा हमारे पास केल्विन। तो यहाँ से ऊष्मीय धारिता के विमा हम बता सकते हैं हो जाएगा m। देखिए बाबू, उसके बाद क्या है? L² तो L², उसके बाद क्या? T-2 तो T-2 और k नीचे में है, इसकी घात कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा K-1। तो आप कह सकते हो कि सर उसमें धारिता या ऊष्माधारिता का जो विमा होगा वो होगा mL² T-2 K-1। कितना होगा? उसमें धारिता का विमा mL² T-2 K-1। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका श्यानता का गुणांक। क्या है? 29 नंबर में है श्यानता का गुणांक। तो श्यानता का गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल और इसके बट्टे में वेग बटा दूरी। ठीक है। तो बल का विमा हो जाएगा हमारे पास mL/T-2 और इसके बट्टे में है क्षेत्रफल का हो गया L²। और इसके पूरे के बट्टे में है वेग बटा दूरी, तो वेग का होता है LT-1 और दूरी का हो गया हमारे पास L। तो देखिए यहाँ से एक L² है और यहाँ पर L है तो कट जाएगा, उसको इसका L से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा देखिए mT-2 और इसका बट्टा में क्या बचेगा? L बचेगा केवल। और इसके बट्टे में पूरा क्या है? T-1 है। तो ये T-1 जो है सो हमारा इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। T-1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं
कि हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा श्यानता गुणांक का वो होगा m, ठीक है। उसके बाद l है यहाँ पर एक, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा m-1। उसके बाद यहाँ पर क्या t-1 है, ठीक है। ये वाला t जो है वो इसके साथ आ गया यहाँ पर, ये उठ के यहाँ पर आ गया l के साथ में गुना में, और ये -1 है तो -1 वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1 में, यहाँ पर बचेगा हमारा t-1, ठीक है। कितना बचेगा t-1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है और पॉजिटिव वाला कम है तो माइनस वाला चिन्ह आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा श्यानता गुणांक का जो विमा होगा वो होगा आपके पास m(l-1 t-1), कितना होगा m(l-1 t-1), ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट है आपके पास आवेश। क्या है आवेश, 30 नंबर में आवेश, और आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय। तो विद्युत धारा का विमा होता है A और समय का विमा होता है T। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आवेश का जो विमा होगा वो AT होगा, या इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको TA। क्या लिखा हुआ मिलेगा TA, तो आवेश का विमा AT बोलें या तो TA बोलें, बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 31 विभव। क्या है विभव, तो विभव बराबर होता है कार्य, और कार्य का हमने विमा निकाल चुका है, इसका होता है m(l² t-2), और नीचे क्या है आवेश है तो आवेश का विमा हो गया AT। कितना हो गया AT, तो यहाँ से निकाल सकते हैं m(l²), और एक t नीचे है ये ऊपर में जाएगा तो बन जाएगा हमारा माइनस में, और t-2 पहले से है तो ये हो जाएगा t-3, ठीक है। और a की घात कुछ नहीं, एक है ऊपर जाएगा तो a-1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो विमा बन के आएगा विभव का वो होगा m(l²), कितना होगा m(l²) और t-3 और a की घात -1, ठीक है। तो आज से कोई आपको पूछे कि विभव का विमा क्या होगा तो आप बोल सकते हो ml² t-3 a-1, कितना होगा ml² t-3 a-1 विभव का विमा होगा, ठीक है। तो कुछ ये 30 से ज़्यादा यानी 31 इम्पोर्टेंट भौतिक राशियों की विमाएँ थे बाबू, आपको मैं एक एक करके बताया हूँ। तो आप लोग इसे बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और याद कर लें। इनमें से इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे भौतिक राशियों जिनकी विमाएँ तो समान हैं लेकिन उनके मात्रक अलग अलग हैं, और इसका उल्टा कि ऐसी भौतिक राशि जिसका विमा और मात्रक दोनों समान हैं, ठीक है। तो ऐसे भौतिक राशियों को समूहों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इसे बार बार देखिए, याद करिए, समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।